आज संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे बिल। इंस्टाग्राम पर लगातार बढ़ रही पीएम की लोकप्रियता। 4 दिन में पीएम का तीसरा वीडियो वायरल। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे चुनावी रैली। चढ़ावा चोरी केस मामला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार साफ करेगी अपना रुख। आज कानपुर के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिले को देंगी बड़ी सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी का इंस्टाग्राम पर एक नया रिकॉर्ड भी बना है। पीएम मोदी के 10 करोड़ 40 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर एक हफ्ते में 28 लाख लोग उनसे जुड़े हैं। देखिए, 10 करोड़ 40 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर एक हफ्ते के अंदर 28 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 वीडियो डाले हैं और इन वीडियो को डालने में उनका अंदाज भी आज के बच्चों के हिसाब से ही रहा। उन्होंने फ्रेंड्स कहकर इस वीडियो की शुरुआत की। देश के युवाओं को अपना दोस्त माना और कहा कि सरकार सजग है, सरकार मुस्तैद है, सरकार काम कर रही है, कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को ज़बरदस्त प्यार मिला है। कई हेटर्स भी इस वीडियो में देखे गए, लेकिन 28 लाख ऐसे लोग थे जो 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री से जुड़े हैं। और अब बता दें कि प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम पर भी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए, 104 मिलियन फॉलोअर्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। 104 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी के। और लगातार प्रधानमंत्री की सक्रियता बढ़ती हुई। वहीं पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन का मामला। प्रदर्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर सुनवाई होगी। 20 जुलाई के प्रदर्शन में पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। जहां 20 जुलाई को जो मार्च किया गया था, संसद कूच की तैयारी थी। छात्र संसद के अंदर जाना चाहते थे, उग्रता कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। जहां कई बच्चों को बुरी तरीके से चोटें आई हैं और इसे बर्बरता का रूप दिया गया था। और अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 20 जुलाई के प्रदर्शन में पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा है। उस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रदर्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तो पुलिस पर आरोप लगे थे बर्बरता करने के। पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रदर्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ये बड़ी जानकारी दे दे, जहां पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 20 जुलाई के प्रदर्शन में पुलिस पर बर्बरता का ये आरोप लगा है। बता दें कि पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया गया है। और 20 जुलाई के प्रदर्शन में जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे युवाओं को नियंत्रित करने के लिए, उसमें कई लोगों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। जो याचिकाएं डाली गई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि पुलिस वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि वो छात्र थे, ना कि आतंकवादी, जिन पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। तो 20 जुलाई के प्रदर्शन में पुलिस पर बर्बरता का आरोप है। पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन का ही पूरा मामला सामने आया।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, 20 जुलाई का जो प्रदर्शन था उसमें पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस की गोले छोड़े गए थे, उसे बर्बरता कहा गया था। ये बर्बरता का आरोप लगाया गया था। आज उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस बागची हैं, तीनों जजों की पीठ आज जो है जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन दौरान जो 20 तारीख को जो पुलिस लाठीचार्ज हुआ था उसकी आज सुनवाई करेगा। पिछले 24 जुलाई को जब ये मामला पीठ के समक्ष आया था तो पीठ ने इस पर सुनवाई करने के लिए जो आज की जो तारीख तय की है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर आज की जो कार्रवाई की बात करें तो आज की ये जो है मुकदमा सूचीबद्ध किया गया, जिसमें जिस तरह मैंने बताया चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस मोहाना, जस्टिस जय माल्या बागची की जो है 3 सदस्यीय पीठ है इस मामले की सुनवाई करेगी। वहीं कल राहुल गांधी जो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी जो है गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यह मांग की आखिर जो है छात्रों के साथ बर्बरता क्यों गई। और 24 जिस तरह से 20 तारीख का आपने जिक्र किया कि 20 तारीख को जो पहले गन क्यों चलाया गया, पुलिस से यह भी उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो उसमें तमाम कुछ ऐसे लोग थे जो सादी वर्दी में थे, जिनके जो है कपड़े सफेद थे और जो जूते पहने हुए थे, जो सिविल ड्रेस में थे, लेकिन पुलिस के हेलमेट और पुलिस की लाठियां ली हुई थी। इन दोनों सवालों का जो जवाब जो है राहुल गांधी ने गृह मंत्री से मांगा है। वही सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर होंगी जब सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। बिल्कुल, तो देखिए 20 जुलाई के प्रदर्शन में पुलिस पर बर्बरता का आरोप है। विपक्ष भी लगातार यही सवाल उठा रहा है कि वो कोई आतंकवादी नहीं थे बल्कि देश के छात्र थे जिन पर लाठियां भांजी गई। और देखिए कई ऐसे छात्र हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है, जिन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं, लेकिन जो उस समय उग्रता देखी जा रही थी, जो छात्र उग्र थे और वो संसद में घुसना चाहते थे, उसको देखते हुए पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया था। विपक्ष भी यही सवाल खड़े कर रहा है कि इस पर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आके खेद जताएं और उन पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल, बार बार विपक्ष की बात हो, चाहे छात्र नेताओं की बात हो, चाहे तमाम दलों की बात, सभी का एक सुर में ये जो सवाल है, आखिर उस दिन जब कार्रवाई हुई, जिस तरह से पायलट गन से जो उनको गोलियां चलाई गई, तो पायलट गन से जो है जो चोट जो आई है, राहुल गांधी ने उसी बीच जो एक पायलट गन से जख्मी छात्र को जनता के सामने पेश किया, अपने प्रेस वार्ता में सामने लाया। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो तमाम जो इस आंदोलन के वीडियोस जो निकले, कुछ वीडियो ऐसे आए हैं जिनमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जो सादे लिबास में थे, उनके सर पे हेलमेट थी, हाथों में लाठियां थी, लेकिन उनके बदन पे न वर्दी थी न जूते थे, वो सिविलियन थे। तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वो ऐसे लोग थे जो असामाजिक तत्व दिल्ली पुलिस के बीच आकर दिल्ली पुलिस के ताकत छात्रों को जो इसकी जवाबदेही किसके सर की। बिल्कुल, तो देखिए देखना हो गया कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले पर आदेश सुनाता है जाए। और जो छात्र नेता, जैसे आपने भी कहा कि सीजेपी के भी तमाम लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं बर्बरता के, और वो मांग कर रहे हैं कि पुलिस पर कार्रवाई की जाए। अब आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, इसके साथ भी कोई और मामला है जिस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामले हैं, लेकिन जो है छात्रों का मामला है वो 24 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया था, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ है आज सुनवाई करेगी, जिसमें जिस तरह से मैंने बताया जस्टिस जय माल्या बागची, जस्टिस मोहाना भी होंगे। तो 3 सदस्यीय पीठ है, छात्रों के मामले की आज सुनवाई करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो एनटीए परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर हाई पावर टास्क फोर्स गठित। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलकड़ी करेंगे टास्क फोर्स का नेतृत्व। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स में सदस्य, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका टास्क फोर्स में सदस्य होंगे। तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकड़ी करेंगे टास्क फोर्स की अध्यक्षता। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स में सदस्य बनाए गए हैं और ये हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है जो अब कड़े निर्णय लेगी
और ये वही लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वहीं पेपर लीक के खिलाफ हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। युवाओं के भविष्य को नई दिशा मिलेगी, सीएम ने कहा। तो देखिए, अब सभी इस बड़े कदम की सराहना कर रहे हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक बहुत बड़ा कदम है उन लोगों के खिलाफ जो इस सिस्टम को खोखला करने का प्रयास करते हैं। पेपर लीक के खिलाफ हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसमें कई जाने माने दिग्गजों को शामिल किया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर पोस्ट लिखते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच एक अच्छे परिणाम लेकर आएगी और ये निर्णय सभी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देश के छात्रों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा ये कदम। पेपर लीक के खिलाफ हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर ये तमाम बड़ी बातें लिखी। तो युवाओं के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। युवाओं के भविष्य की सरकार को चिंता। युवा भ्रामक खबरों में ना आए। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन आज से शुरू होगा। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी होगी कम। 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 45 मिनट में तय हो जाएगी। ट्रायल के बाद बसों की संख्या जरूरत के अनुसार बढ़ा दी जाएगी। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है वो कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी को किस तरीके से कम करेगा और इसे एक बड़ी सफलता के रूप में, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जहां लखनऊ और कानपुर के बीच की जो दूरी है वो सीधे तौर पर कम हो जाएगी। नया एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन करने के लिए नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। लखनऊ और कानपुर के बीच के नए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 63 किलोमीटर है। पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 की तुलना में ये नया मार्ग सीधा है। तो देखिए, जो 3 घंटे लगते थे यात्रा करने में वो 45 से 50 मिनट में पूरे हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए, लखनऊ और कानपुर का ये जो एक्सप्रेसवे है ये नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज से बसों का संचालन भी इस रोड पर शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर से आपको बता दें कि लखनऊ और कानपुर की जो कनेक्टिविटी थी वो पहले उन्नाव से होकर के और कहीं ना कहीं लोग जाते थे, तो इसमें 2.5 से 3 घंटे का सफर समय लगता था और लोगों को आने जाने में भी तमाम प्रकार की दिक्कतें और जाम का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से इसका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है उसके बाद पहले छोटी वाहन खोले गए, उसके बाद में फिर निजी वाहन को खोला गया। अब आज से एक्सप्रेसवे पर जो है बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और आलमबाग बस अड्डे से सुबह 7 बजे व 8 बजे से बसें चलना शुरू हो जाएंगी। यानी कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ये बसें चलना शुरू हो गई हैं और बसें लगभग जो है 90 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटा 45 मिनट में तय करेंगी और इनका जो किराया है वो 151 रुपया प्रति यात्री होगा। रोडवेज के जो परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं विमल राजन ने बताया है कि बसों का जो संचालन है उसको एक्सप्रेसवे पर बढ़ाने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। अगर इनका यानी कि यात्री अगर मिले, बसों को किराया बस भर के पूरे यात्री
अगर यहाँ पर मिले तो कहीं ना कहीं इस पे और बसें भी लगाई जाएंगी। लेकिन अभी ये बसें सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे से ये बसें शुरू हुई हैं और अभी सीमित समय में सीमित बस को लगाया गया है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा बसों को इसमें लगाने से कोई, इसलिए एक बार ये तय करेंगे कि इसमें जो रूट की जो खर्च है वो निकल रहा है कि नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों को बीच में उतरना होता है, कुछ लोगों को उन्नाव उतरना होता है, कुछ लोगों को अजगैन उतरना होता है। तो ऐसे में जो लखनऊ से कानपुर की बसें चलती थी उसमें जो बीच के रास्ते की सवारियां हैं उनको भी लेकर के चलते थे, जहाँ स्टॉपेज होता था वहाँ का किराया कटता था। लेकिन अब ये बसें जो निकलेंगी सीधे लखनऊ से उन्नाव और उसके बाद सीधे फिर कानपुर पहुंचेंगी। तो ऐसे में इतने जो यात्री हैं कानपुर तक के जाने आने वाले हैं, उन पे बसों की क्या मांग है, कितनी बसें भर सकती हैं, कितना सवारी निकल सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के बाद कहीं ना कहीं इस पे और बसें बढ़ाई जाएंगी। वहीं सफर के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इस पर कहीं ना कहीं टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि अभी ये बसें सिर्फ रूटीन तरीके से जो है चलाई जाएंगी, कम बसें लगाई जाएंगी और उसके बाद ये बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरा फैसले को लेकर के अगर कोई व्यापारी लखनऊ आता था अपने व्यापार के लिए कानपुर से तो उसको कहीं ना कहीं तमाम जाम का सामना करना पड़ता था। 3 घंटे तो मिनिमम लखनऊ से कानपुर को लगता था, लेकिन अब यह जो है लगभग 1 घंटे 45 मिनट में ये दूरी तय होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जाम कभी लगने की वजह से, चाहे अलाहाबाद हो, चाहे मवैया बस अड्डा हो, चाहे एयरपोर्ट हो, जाम लगने की वजह से भी तमाम प्रकार के जो समय है उसका लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब जो रूटीन के लोग ऑफिस आते हैं, जो लोग लखनऊ या कानपुर में ड्यूटी करते हैं, वो रोज आने जाने हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार को चेतावनी दी गई। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने पर होगा युद्ध, ट्रैक्टर और बुलडोजर के बीच होगा युद्ध। तो देखिए अब एक नया युद्ध यहाँ शुरू होने की चेतावनी दे दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार ने को चेतावनी दी गई है, अगर जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ी गई तो बड़ा युद्ध होगा। ट्रैक्टर और बुलडोजर के बीच ये युद्ध होगा। राकेश टिकैत किसान नेता है और उन्होंने ये बड़ी चेतावनी सरकार को दे दी है। किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार को ये चेतावनी जारी कर दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने पर युद्ध होगा, ट्रैक्टर और बुलडोजर के बीच युद्ध होगा। जौहर यूनिवर्सिटी हम नहीं तोड़ने देंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वहीं गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। युवती की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। युवती के सगे भाई ने ही हत्या की थी युवती की। गाजियाबाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां युवती के सगे भाई ने हत्या की थी। बताया जा रहा है कि युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था और भाई को ये बात नागवार थी और इसी पर नाराजगी जताते हुए भाई ने अपनी ही सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। युवती के सगे भाई ने ही हत्या की युवती की और उसने इस बात को कबूला भी। उसने कहा मुझे कोई परहेज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैंने अपनी बहन की हत्या की, क्योंकि बार बार समझाने के बाद भी मेरी बहन को समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई थी जो कि गलत था और इसके चलते अपनी सगी बहन को मौत के घाट इस युवक ने उतार दिया। जब पुलिस ने कड़े रुख के साथ पूछताछ की तो ये पूरा मामला सामने आया। युवती की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। युवती के सगे भाई ने ही हत्या की। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। वो आरोपी और कोई नहीं, युवती का सगा भाई बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां इस हत्याकांड का खुलासा किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बड़ी जानकारी दी। इसके अनावरण के लिए वेव सिटी की टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। आज इसका सफल अनावरण किया गया है और इसमें जो हत्यारोपी है वो मृतिका का सगा भाई है। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। इसका नाम दीपक है। ये मूलतः सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और दीपक को ये बात की जानकारी पता चली थी कि इसकी जो बहन है वो किसी
अन्य लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी, जिसका दीपक के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। और जब ये उनकी बहन इस बात के लिए नहीं मानी तो इसमें में आवेश में आकर के ये पूरी घटनाक्रम को कारित किया गया है। सहयोगी जितेंद्र भाटी जुड़ चुके। जितेंद्र, देखिए ये मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि युवती के भाई ने ही, सगे भाई ने ही युवती की हत्या की है। देखिए चौबे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। युवती के भाई ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया है। न सिर्फ हत्याकांड को अंजाम दिया बल्कि पूरे हत्याकांड को छिपाया भी है। हालांकि पुलिस की इसमें तत्परता रही, सीसीटीवी सर्विलांस और अन्य जो तकनीक होती है उनके पास में, उससे इसको गिरफ्तार किया गया है। बल्कि इसने अपनी बहन की अंत्येष्टि की और उसमें इसने बाल भी कटा लिए थे अपने, यानी कि कहीं ना कहीं बाल जो अंत्येष्टि के टाइम पे बाल कटाते हैं वो भी इसने किया था। लेकिन पुलिस की जब जांच हुई, पड़ताल हुई तो इसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में साफ कर दिया है कि मेरी बहन के किसी से प्रेम संबंध थे, मना करने पर वो नहीं मानती थी और ये वजह है कि मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पहले मैं अपनी बहन को एक सुनसान जगह पर ले गया, वहां पर जंगल में मैं पैदल गया उसको लेकर और ब्लेड से, तेजधार हथियार से इसकी गर्दन काट कर मैं वहां से फरार हो गया। देखिए यहाँ पर रिश्तों को तार तार किया गया है। एक भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया है। ये वो बहन है जिसने कभी इसकी भाई की कलाई पर राखी बांधी होगी और जाहिर तौर पर भाई को इतना गुस्सा आया कि बहन की गर्दन काटकर जान ले ली। लेकिन फिलहाल अभी इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। लेकिन ये साफ है कि कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना है। जी बिल्कुल, देखिए इसे पुलिस अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके से रिश्तों पर शक नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मेरठ से आपको खबर दे दी, जो नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। इवियन कंपनी के नाम से बनाए जा रहे थे नकली कैप्सूल्स। 400 mg और 10 mg के 6 लाख नकली कैप्सूल्स बरामद। खाद्य औषधि विभाग ने छापेमारी की। दवा बनाने के लाइसेंस पर नकली दवा बना रहे थे जालसाज। औषधि विभाग ने 4 दवा माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खाद्य औषधि विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की। दवा बनाने के लाइसेंस पर नकली दवा बना रहे थे ये जालसाज। इचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव का ये पूरा मामला। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। तो नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। मेरठ से आपको खबर दे रहे हैं, जो इवियन कंपनी के नाम से बनाए जा रहे थे नकली कैप्सूल्स। इवियन कंपनी के नाम से बनाए जा रहे थे कैप्सूल। 10 mg 400 mg के 6 लाख नकली कैप्सूल। देखिए धांधली किस स्तर पर है आप देख सकते हैं। लोग दवाइयों तक को नहीं छोड़ रहे, जो किसी की जिंदगियां जो दवाई बचाती हैं उसकी भी अहमियत कीमत इन लोगों को नहीं है, जो चंद पैसों के लालच में इतनी बड़ी घोटाले करते हैं, इतनी बड़ी गड़बड़ियां करते हैं। इवियन के नाम से कंपनी संचालित हो रही थी और ना जाने कितनी दवाइयां यहां पर बन रही थी। 6 लाख से ज्यादा दवाइयां बताई जा रही हैं यहां पर बन रही थी। डॉक्टर इसी कंपनी की दवाई को प्रिस्क्राइब करते होंगे और लोग इसी दवाई को ये समझकर खाते होंगे कि वो ये दवाइयां उन्हें जल्दी दुरुस्त कर देंगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये दवाइयां उनके शरीर में किस तरीके से घातक काम कर रही हैं। खाद्य औषधि विभाग ने छापेमारी की और इस कंपनी को सील किया गया है। एफआईआर दर्ज करने के साथ इस कंपनी को सील किया गया। आज दिनांक 26 जुलाई 2026 को थाना इंचौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरदौनी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग द्वारा गुप्त सूचना मिलने पर एक फर्म पर छापेमारी की गई, जिसके उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग द्वारा सहयोग देने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। तो इवियन कंपनी के नाम से बनाए जा रहे थे नकली कैप्सूल्स। मेरठ से ये पूरी कंपनी का भंडाफोड़ हुआ। 400 mg 10 mg के 6 लाख कैप्सूल्स यहां पर बरामद किए गए। खाद्य औषधि विभाग ने छापेमारी की। अभय हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए किसी को यकीन नहीं होता है कि मेडिसिन में भी धांधली की जाती है, घोटाले किए जाते हैं और यहाँ पर नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई है।
दवा बनाने के लाइसेंस पर नकली दवा बना रहे थे ये जालसाज। अभय सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभय, क्या जानकारी? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।